कांग्रेस से पहले भाजपा को हराऊंगा। यानी कि आपके मैदान में आने से वर्तमान विधायक ये वीरेंद्र जाती है वो क्या नींद से जाग गए हैं और आप जो बोल रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी लेम चूस देनी पड़ेगी, तो कौन सी लेम चूस है? जाति धर्म के नाम पर यहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, तब कांग्रेस के लोग चुप क्यों होते हैं? अंदर प्रकरण उसमें आप दिखाई दिए, सोलपुर गाड़ा मध्यपुर प्रकरण उसमें आप दिखाई दिए, बेल्टा प्रकरण में आप दिखाई नहीं दिए। वोटर जो है वो पहचानने लगा है कि कौन व्यक्ति तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन व्यक्ति खाली राजनीति करने के लिए तुम्हारे बीच में आया है। नमस्कार दोस्तों, यूके भारत में आपका स्वागत है और लगातार आपको हम खबरों के साथ साथ जन मुद्दे जन समस्याएं दिखाते हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक यूके भारत के माध्यम से पॉडकास्ट के रूप में आने वाली 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में नेता लग गए हैं और लगातार क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर अपनी जो बातें हैं वो कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जल्द ही शुरू होगा। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह सैनी। महक सिंह भाई, यूके भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। सबसे पहले सवाल आपसे यही लगाना चाहूँगा कि भाई आप भीम आर्मी जब आई थी तो राजनीतिक तौर पर आई थी, समाज सेवा के लिए आई थी, लेकिन चलते चलते राजनीतिक में भी आ चुकी है। चुनाव लड़कर क्या करना चाहते हैं? देखिए, भीम आर्मी 2015 में भीम आर्मी का गठन हुआ और भीम आर्मी लगातार सामाजिक स्तर से संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और समाज की समस्याओं पर कार्य करने के लिए भीम आर्मी आज भी मैदान में है। 2020 में आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक दल का गठन हुआ। लगातार 2015 से अब तक हम लोग आज भी सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं। जो जनहित के मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को उठाते हैं। जहां बात समाज पर शोषण, अत्याचार, एट्रोसिटी की आती है, जहां गरीबों को, मजलूमों को, इस देश के किसानों को, मजदूरों को बेवजह सताया जाता है, वहाँ भीम आर्मी के लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। 2020 में राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। क्यों हुआ, क्या कारण रहा और राजनीति में हम लोग क्यों आए? क्योंकि हमने देखा कि हम लोग लगातार ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं। इस समाज के लिए लगातार ज़मीन पर आंदोलन करते हैं, लाठियाँ खाते हैं, मुकदमे झेलते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब हम लोगों को राजनीतिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जब उनके समर्थन की, उनके साथ की आवश्यकता पड़ती है, तो राजनीति में बैठे हमारे ही समाज के लोग हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक आप लोग राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे, जब तक आप लोग राजनीति में नहीं जाएंगे, जब तक आप लोग राज्य की विधानसभा और देश की संसद में नहीं जाएंगे, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़मीन पर कितना भी संघर्ष करें, कितना भी संगठन को आगे बढ़ाएं, एक टाइम आप अपनी बात मनवा सकते हैं। संघर्ष के तौर पर आप मुकदमे झेल सकते हैं, आप लाठियाँ खा सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं, जो हमारे साथ हुआ भी। लेकिन आप अपने अधिकारों को ले नहीं सकते हैं, आप अपने अधिकारों को लागू नहीं करा सकते हैं। जहाँ आपके अधिकार लागू किए जाते हैं, जहाँ आपके अधिकारों की बात होती है, वहाँ हमने ऐसे लोगों को भेजा हुआ है। जब समाज पर शोषण, अत्याचार की सीमाएं पार हो जाती हैं, वो लोग तब भी जो है विधानसभा में या फिर देश की संसद में, सदन में बोलने का काम नहीं करते हैं। तो ये महसूस हुआ कि संघर्षशील लोगों को माननीय कांशीराम साहब की तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहिए और संघर्षशील लोगों को
आगे बढ़कर देश की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए, राजनीतिक आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोगों ने 2020 में पार्टी का गठन किया और 2024 में, उससे पहले भी हमने जिला पंचायत प्रधानी और नगर पंचायत के चुनाव अपनी पार्टी से कैंडिडेटों को लड़ाए। 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ाया और 2024 में सभी लोगों ने मिलकर मेहनत करके आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को धामपुर से चुनाव लड़ाया, नगीना से, जिसमें धामपुर विधानसभा भी पड़ती है। 5 विधानसभाओं की एक लोकसभा है और वहाँ से बहुत अच्छी वोटों से हम जीतकर निकले। आज सदन के अंदर जब भी मेरा नेता बोलता है तो वो जो 2015 से अब तक का हमारा सफ़र रहा है, जब हम लोग यहाँ देश की राजनीति में सक्रिय नहीं थे, वो दौर याद आता है कि काश जिस टाइम हम लोग समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब प्रशासन एक तरफा हमारे खिलाफ खड़ा था, देश में जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर लोगों को मारने पीटने वाले लोग, जब लगातार लोगों को सताया जा रहा था और हम लोग उनके लिए ज़मीन पर संघर्ष कर रहे थे, तो वो दौर याद आता है कि काश उस टाइम जब हमारे लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, हम लोग उनके लिए संघर्ष कर रहे थे और कोई भी समाज का नेता हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। अगर काश उस टाइम चंद्रशेखर आज़ाद जैसा नेता होता तो आज सैकड़ों बच्चे जिन पर बेवजह प्रशासन के लोगों ने घर से उठाकर मुकदमे तक लगाए, जेल तक भेजे, तो वो उन समस्याओं का सामना हम लोगों को ना करना पड़ता। इसलिए जानना चाहेंगे भी, 2015 से आप सक्रिय हुए हैं भीम आर्मी, उसके बाद 2020 में फिर राजनीतिक पार्टी तैयार हुई है, फिर राजनीतिक चुनाव भी आप लड़े हैं। उस चुनाव के साथ साथ अगर देखा जाए तो 2024 में लोकसभा नगीना से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने, संसद में पहुँचे और हमेशा हम देखते हैं कि वो मुद्दे भी उठाते हैं, समाज के मुद्दे हो या क्षेत्रीय जनता के मुद्दे हो, कोई भी हो। लेकिन माननीय काशीराम जी ने भी अपनी मेहनत करते हुए, सींचते हुए बहुजन समाज पार्टी को बनाया था, जिसमें आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती है। उनका साथ क्यों नहीं दिया गया या अलग पार्टी ही क्यों बनानी पड़ी, क्या कारण रहा? वो भी तो भाई दलित समाज की नेता है। देखिए, जब भीम आर्मी की शुरुआत हुई, मैंने भी बीएसपी को वोट किया है। हमारी पार्टी तो 2020 में आई है। हम लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किया, संघर्ष किया। हमारे नेता ने बहुजन समाज पार्टी के लिए संघर्ष किया। उनकी रैलियों में बड़ी भारी भरकम भीड़ के साथ में हमारे नेता पहुँचे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुजन समाज पार्टी की कमान जिन लोगों के हाथ में माननीय कांसीराम साहब सौंप कर गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं रिश्तेदारों को, परिवार को, सगे संबंधियों को आगे बढ़ाने का काम किया और जहाँ इस तरह के काम होंगे वहाँ मिशन खत्म होगा। कांसीराम साहब के मिशन को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। आज बहुजन समाज पार्टी जीरो पर खड़ी है। उसका मेन कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी की कमान जिन लोगों के हाथ में थी और जो लोग बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत थे, उन्होंने ईमानदारी से संघर्ष नहीं किया। भाई हर पार्टी में आज के समय में भी दलित नेता हर पार्टी में होगा, विधायक भी है, सांसद भी है, लेकिन जब वोट मांगने का नंबर आता है तो कहते हैं भाई दलितों का वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब उनकी दिक्कतें सामने आती है, परेशानियां सामने आती हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो जिस तरह से आज अब समय आ गया है, 2020 से आपकी राजनीतिक पार्टी तैयार हो गई है, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से और अन्य पार्टी के नेता रहते हैं कि भाई जिस वक्त वोट का समय आता है उस समय दलित को याद किया जाता है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं, तो भीम आर्मी किस तरह से काम करती है? भीम आर्मी उनका एक परिवार है, आज़ाद समाज पार्टी उनका एक घर है जो बहुजन समाज के लोगों के लिए तैयार किया गया है। आपके अपने घर से आपको कोई हाथ पकड़कर नहीं निकाल सकता है। किराए के मकान में आप ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं। और जो आज बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के लीडरान जो खास तौर से ऐसी सीट से चुनकर जाते हैं, जो अन्य पार्टियों में, अन्य दलों में बैठे हैं, वो जिन पार्टियों में वो काम कर रहे हैं
उन पार्टियों में उनका क्या वजूद है, मैं भी आए दिन देखता रहता हूँ। वो सिर्फ उन पार्टियों की कठपुतलियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो अपने पार्टी प्रोटोकॉल से बाहर नहीं जा सकते हैं। समाज पर अगर कहीं शोषण, अत्याचार, एट्रोसिटी होगी तो पहले उन्हें पार्टी हाईकमान से इजाज़त लेनी पड़ती है, तब जाकर वो समाज के बारे में बात रखते हैं, तब जाकर समाज के मुद्दे पर बोलते हैं। बहुत सारी बातें सामने ऐसी आती हैं कि वो समाज के साथ में गलत होता है, समाज को मारा जाता है, पीटा जाता है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिनकी विचारधारा गलत है, जो वैचारिक तौर से गंद फैलाना चाहते हैं। लेकिन उनके खिलाफ वो लोग नहीं बोल सकते हैं जो अन्य पार्टियों में कार्यरत तो हैं, लेकिन सिर्फ वो नाम के नेता हैं, काम के नेता नहीं हैं। अगर वो समाज के किसी कार्य को आगे लेकर चलते हैं तो पार्टी हाईकमान उन्हें इजाज़त नहीं देती। महक सिंह एक बड़ा नाम, प्रदेश के अंदर तो बड़ी बात है, लेकिन हम जिला हरिद्वार की बात करते हैं। महक सिंह बड़ा नाम देखा जाता है, चाहे वो दलितों के मुद्दों की बात हो या मुस्लिमों के मुद्दे की बात हो या कोई भी समस्याओं की बात हो, बड़ा नाम देखा जाता है। तो महक सिंह का राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो भूतकाल में क्या रहा, वर्तमान काल में तो अब आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा 2027 की, और अपना भविष्य कैसे देखते हैं राजनीति में? मैं 2015 से भीम आर्मी में हूँ और अब 2025 चल रहा है। उससे पहले भी मैं सामाजिक संगठनों में काम कर चुका हूँ, जब से भीम आर्मी नहीं बनी थी। जब से मैं अपने नेता के साथ हूँ, ईमानदारी से, आज तक मैंने इतना सा भी फ़र्क अपने अंदर नहीं देखा है। बहुत सारे लोग आए चले गए, अपने व्यक्तिगत हित, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में अलग अलग संगठन में चले गए, अलग अलग पार्टियों में चले गए, अलग अलग संगठन का निर्माण कर दिया। मैंने कभी अपने नेता को धोखा नहीं दिया है। मैंने अपने नेता के संघर्ष को पहचान कर हमेशा इस संगठन को, इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और आपने कहा कि एक बड़ा नाम, मेरा कोई बड़ा नाम नहीं है, एक छोटा सा नाम है महक सिंह, जिससे लोग प्यार करते हैं। बड़ा नाम देखा जाता है, कहीं कोई किसी पे कोई अत्याचार करता है तो वहाँ पर महक सिंह खड़ा दिखता है, मैं उनका इसलिए बड़ा नाम देखा जाता है। मैं, आपकी नज़रों में बड़ा नाम होगा, मेरी नज़रों में कोई बड़ा नाम नहीं है। मैं उनका सेवक हूँ, और जिस दिन मेरे अंदर ये बात होगी कि मेरा एक बड़ा नाम है, तो कहीं ना कहीं उस दिन मेरे अंदर एक, मैं ये कह दूं कि घमंड वाली बात होगी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, और जब भी उन्हें मेरी आवश्यकता पड़े, मैं परिवार को बाद में, पहले समाज के उस गरीब, मजलूम, लाचार, बेसहारा व्यक्ति को सहारा देने का काम करूँगा जिसे मेरी आवश्यकता है। परिवार के साथ बाद में हूँ, पहले समाज के साथ। अच्छा, भीम आर्मी भी देखा जा रहा है 2 हो गई है। मंजीत सिंह नौटियाल भीम आर्मी चला रहे हैं, उधर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी का गठन किया था। क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, वो अपने स्तर से सामाजिक काम कर रहे हैं, हम अपने स्तर से सामाजिक काम कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया कि कुछ लोग आए अपने निजी हित में, निजी स्वार्थ के लालच में, पद के लालच में, कुछ लोग नहीं रुके, चले गए। तो ऐसा ही मंजीत सिंह नौटियाल जी के साथ हुआ है कि भाई मंजीत सिंह नौटियाल जो आज भीम आर्मी, जय भीम के खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पद की लालसा कि मुझे भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, बहुत सारी बातें चली हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने भी देखा है कि आदरणीय संस्थापक महोदय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने कभी उनके बारे में आज तक किसी भी प्रकार से कोई गलत स्टेटमेंट जारी नहीं किया। वो हर किसी का सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय विनय रतन सिंह साहब जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हर किसी का सम्मान करते हैं। लेकिन ये आपका कार्यकर्ता, आपका पदाधिकारी तय करेगा कि कौन आपको लीड करेगा, आपको गाइड करेगा। मैंने भी देखा है, मंजीत सिंह नौटियाल मुझसे बाद का था, भाई है हमारा। मैं खुद, एक गांव पड़ता है गंदेवड़, उसमें मीटिंग हुई थी, मैंने खुद जाकर उन्हें जोड़ा। शुरू में विधानसभा अध्यक्ष लगाया था। तो मैंने कहा कि जब व्यक्ति के अंदर स्वार्थ होता है, ख़ास तौर से एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का, बिना कुछ किए, बिना कुछ संघर्ष किए, तो फिर नुकसान होता है। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष लगाया गया, उसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता लगाया गया। फिर दिल्ली में एक मीटिंग हुई, उनके द्वारा मुझे ही कहा गया कि भाई
मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता से अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लगवाओ। अच्छा। तो हमने रिक्वेस्ट की भाई साहब से, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लगाया गया। वो कमरे से बाहर आते ही उन्होंने अपने आप को जो है प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लिख दिया। यानी कि कहे कि वो पद के लिए सिर्फ जुड़े थे। मैं बता तो रहा हूँ, उसके 20-25 दिन बाद फिर मुझे कहते हैं कि भाई मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाओ पार्टी का, संगठन का। अब संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी हैं, जो उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब संगठन को कोई पूछने वाला नहीं था, मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि जब संगठन को कोई पूछने वाला नहीं था, जब सब लोग शब्बीरपुर प्रकरण में जेल में थे, उस बंदे ने गली गली घूम के संगठन को खड़ा किया है। अगर उस टाइम, क्योंकि हम भी सहारनपुर में 6 महीने मैं भी रहा हूँ, लड़कों की जब जमानतें हुई, पुलिस से बहुत डरे हुए थे संगठन के लोग। अगर विनय रतन सिंह जैसा व्यक्ति उस टाइम ना होता तो आज ये इस संगठन का कोई अस्तित्व ना होता। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन इस पर मैं सवाल लेना चाहूँगा आपसे। आप भी सामाजिक मुद्दों पर लड़ते हैं, समाज के साथ खड़े रहते हैं। मंजीत सिंह नौटियाल भी सामाजिक मुद्दों के लिए ही कहते हैं कि भाई मैं सामाजिक कार्य करने के लिए ही अपनी भी हमारी मेहनत से बनाई है। बात करें तो योगेश प्रमुख, एक अच्छा नाम आप भी जानते हैं अच्छे से, वो भी सामाजिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं, सामाजिक लोगों के साथ रहते हैं। जब सबका मिशन एक है तो एक मंच एक साथ क्यों नहीं रहते हैं? देखिए, समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में भी काम कर रहे हैं, समाज के लोग कांग्रेस पार्टी में भी काम कर रहे हैं, समाज के लोग बसपा में भी काम कर रहे हैं, समाज के लोग आज़ाद समाज पार्टी में भी काम कर रहे हैं, समाज के लोग अनेकों संगठनों में भी काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति का अपना मत है कि किसके साथ उसके विचार मेल खाते हैं और वो विचारधारा के आधार पर किसके साथ खड़ा है। प्रदेश की भूमिका निभा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, जबरेड़ा विधानसभा से आरक्षित सीट है। आपको अगर मौका मिलता है तो किस तरह से देखते हैं, जनता किस तरह से आपको प्यार देगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी रामपुर नगर पंचायत का जब चुनाव हुआ तो वहाँ पर जो 3 बार के विधायक हैं, उनके पुत्र खुद हार गए और अन्य वरिष्ठ नेता थे, उनके लोग हार गए। लेकिन भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता वहाँ पर आज नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है, जो चेयरमैन बना है, परवेश सुल्तान। तो किस तरह से देखते हैं वहाँ को जोड़ते हुए, झबरेड़ा को देखते हुए, क्या देखते हैं? देखिए, आज हम बात नगर पंचायत रामपुर की अगर करें, वहाँ से हमारे चेयरमैन हैं परवेश जी, उनकी जीत का पूरा श्रेय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने भी लोग वहाँ मेहनत कर रहे थे उनको जाता है। उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की और क्षेत्र की जनता ने उनके संघर्ष को, उनकी मेहनत को पहचाना। अब वोटर जो है वो पहचानने लगा है कि कौन व्यक्ति तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन व्यक्ति खाली राजनीति करने के लिए तुम्हारे बीच में आया है। अब वोटर पहचान चुका है, वोटर जान चुका है और वोटर समझदार है और वो बड़ी समझदारी से निर्णय लेता है और ऐसा निर्णय लेता है कि रिजल्ट चौंकाने वाले होते हैं। आपको तो प्रदेश देखना है, 70 विधानसभा हैं, टिकट को भी देखना है, टिकट किसको, किस विधानसभा में किसको देना, किसको लड़ाना है, आप खुद तैयारी में हैं। तो झबरेड़ा से अगर टिकट मिलता है तो क्षेत्र के अंदर आप घूम भी रहे हैं, जनता के राय, जनता का रुख क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी 1 महीने पहले मेरे टिकट की घोषणा हो चुकी है, आप तक जानकारी नहीं पहुंची। मैं पिछले 3 महीने से झबरेड़ा विधानसभा में घूम रहा हूँ। वैसे तो मैं 2015 से लगातार काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई गांव का कोना नहीं होगा जिसमें मुझे लोग नहीं जानते। सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, एक मददगार के तौर पर सब लोग मुझे जानते हैं कि इस बंदे को जब भी याद किया जाता है, बुलाया जाता है, ये बंदा 24 घंटे हम लोगों के बीच में हाजिर रहता है। आज का माहौल क्या है, खुद विपक्ष में बैठे लोग कह रहे हैं कि उस बंदे के साथ में पूरा युवा जुड़ा हुआ है। तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने माना मेरे साथ पूरा युवा जुड़ा हुआ है, झबरेड़ा क्षेत्र का पूरा युवा मेरे साथ खड़ा है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि जहाँ युवा खड़ा है तो परिवर्तन भी होगा। यानी युवा है तो परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि कहते हैं भाई कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री युवा है और काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से काम कर रहा है वो जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। बात करें तो वर्तमान विधायक को लेकर या फिर पूर्व जो विधायक रहे हैं उनके कार्यों को देखते हुए कितना संतुष्ट है आप?
ये तो सवाल आप लोगों को वहाँ की जनता से करनी चाहिए कि वहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है। और क्षेत्र के अंदर आप भी घूम रहे हैं, आपने देखा होगा सड़कों के हाल, नालों के हाल, जनता के हाल सब देखे होंगे आपने। तो क्या लगता है, क्या बोलती है जनता? देखिए, जिस प्रकार की समस्याएं मेरे सामने आती हैं, लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, अपने बारे में जानकारी देते हैं, तो क्षेत्र में कोई खासा काम नहीं है। अब तो चुनाव नज़दीक हैं, तो वही जाहिर सी बात है, 5 साल की निधि है और चुनाव नज़दीक है, तो निधि को तो कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके हर किसी को एक लामखुश देनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा काम सबको देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक आने पर हर कोई व्यक्ति सक्रिय होता है। अब वो तो वर्तमान विधायक हैं, तो थोड़ा थोड़ा सक्रियता मुझे तब से नज़र आ रही है जब से हम लोग फील्ड में हैं, मैदान में हैं। यानी कि आपके मैदान में आने से वर्तमान विधायक ये वेंद्र जाति वो क्या नींद से जाग गए हैं, और आप जो बोल रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी लेम चूस देनी पड़ेगी, तो कौन सी लेम चूस है? वो तो दे रहे हैं अभी अपने कार्य जो है उनके, केवल वोट के लिए लेम चूस है? अभी उनके कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा डाले गए। वैसे तो मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, जब आपने सवाल पूछा तो मैं बता देता हूँ। यहाँ खाता खेड़ी से जिला पंचायत हैं हर्षिल भाई, उनके उनके परिवार में ही उनके बड़े भाई हैं या शायद उनके चचा हैं, अयाज जी। उनका जो 25 लाख रुपए का कब्रिस्तान में कराया गया काम है, वो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनके सोशल मीडिया टीम ने डाला हुआ है कि विधायक जी ने इतना बड़ा काम कराया। उन लोगों ने उनको उस पर कमेंट भी किया कि भाई ये तो 25 लाख का काम हम लोगों ने कराया है। अच्छा, तो हमारे काम का भी श्रेय आप क्यों ले रहे हो? तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस प्रकार के हालात हैं। लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, मैक्सिम भाई जानना चाहेंगे, केंद्र और राज्य की अगर हम बात करें, आपने देखे होंगे चुनाव भी किस तरह से होते हैं। राज्य में या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर कोई चाहता है चाहे वो आरक्षित सीट हो या सामान्य सीट हो, ओबीसी सीट हो, वहाँ पे वही चुनाव लड़ते हैं। सामान्य पर हर किसी को लड़ने का अधिकार होता है, लेकिन आरक्षित सीट पर दलित समाज के ही नेता लड़ते हैं। जानना हम आपसे चाहेंगे कि क्या आज के समय में जो देखा जाता है, जो हिंदू राजनीति वाली बात आती है, मुस्लिम राजनीति वाली बात आती है, कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम वोट, कहते हैं भाई मुस्लिम वोट कांग्रेस का है, दलित वोट तो कहते थे बसपा का है, अब आसपा का भी गिना जाने लगा है। लेकिन जो बचा हुआ वोट है उसमें चाहे कश्यप समाज हो, पाल समाज हो, या मतलब ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं, तो क्या नहीं लगता आपको कि आज के समय में दलित, मुस्लिम और ओबीसी को एक होना चाहिए? एक होना चाहिए, और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। आज हमारे संगठन में कश्यप समाज के लोग भी हैं, गुर्जर समाज के लोग भी हैं, जाट समाज के लोग भी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, एससी समाज के समस्त लोग हैं। तो बिल्कुल काम करना चाहिए, एकजुट होंगे तभी जो है कुछ हो पाएगा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्यों कहते हैं कि भाई बीएम आर्मी हुई या फिर बहुजन समाज पार्टी हुई कि दलितों की राजनीति करती है, कि क्या केवल दलितों की वोट से ही विधायक या सांसद बन जाते हैं क्या? या फिर जो आज के समय में चल रहा है, ओबीसी को भी बाइकाट कर दिया जाता है, बहुत बार मुस्लिमों को कांग्रेस का बताकर बाइकाट कर दिया जाता है, दलित को बसपा का बताकर बाइकाट कर दिया जाता है, लेकिन जिस वक्त वोट का नंबर आता है तो कहते हैं कि नेता जनता के कदमों होते हैं, उस वक्त कोई दलित नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता, कोई ओबीसी नहीं होता। उस वक्त आपने देखते होंगे घर में जा जाकर खाना खाते हुए देखते हैं। अभी आपने एक बात कही कि मुस्लिम को कांग्रेस का वोटर बताया जाता है, ऐसा आपने कहा। 2024 का लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े, तो नगीना में हम लोगों ने 1.5 लाख वोट से प्रचंड जीत हासिल की। आज के समय में वोटर किसी का बंधुआ वोटर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुस्लिम कांग्रेस का वोटर है, तो जब इन लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जाति धर्म के नाम पर यहाँ मारा जाता है, पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, तब कांग्रेस के लोग चुप क्यों होते हैं? बड़ा सवाल है। एक मामला था राजस्थान का। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी कुछ समय पहले।
एक कन्हैयालाल हत्याकांड प्रकरण राजस्थान के अंदर बड़ा चर्चित रहा है। बड़ा चर्चा का मारने वाले 2 मुस्लिम लड़के थे। गुनाह करने वाला कोई भी हो, किसी जाति धर्म समुदाय से हो, सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। कन्हैया के परिवार को उसी कांग्रेस की सरकार ने 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी। हम सरकार का सम्मान करते हैं कि अच्छा काम किया कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन उसी के 2-3 महीने के बाद में राजस्थान से 2 मुस्लिम लड़कों को उठाकर, नासिर और जुनैद को राजस्थान से उठाकर, जहां कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा के बॉर्डर पर लाकर बलेरो गाड़ी में जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र क्यों? जब कन्हैयालाल को 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को नौकरी मिल सकती है, तो नासिर जुनैद की हत्या की गई, जलाकर मारा गया, दर्दनाक मौत दी गई, तो नासिर जुनैद के परिवार को 1 करोड़ रुपए और आर्थिक तौर पर जो है मुआवजा और नौकरी क्यों नहीं दी गई? मैं अभी वही सवाल आपसे कह रहा था कि जिस वक्त वोट का नंबर आता है तो कांग्रेस की, मैंने जो आपसे सवाल किया था, कांग्रेस कहते हैं कि भाई मुस्लिम वोट हमारा है, वो उनके बीचों में दिखती है। हर घर जाते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, दलित हो। लेकिन जब इस तरह की पीड़ा सामने आती है तो उस वक्त ये लोग नहीं आते हैं। तो कहना मेरा वही है कि आज के समय में आपने कहा है कि भाई नगीना से 1.5 लाख से भाई चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर संसद बने हैं, जो कि 1.5 लाख वोट लेकर जीत हासिल जिन्होंने की है, वहाँ से 1.5 लाख पर उन्होंने सांसद बनकर वहाँ से गए। तो अगर कल को महक सिंह को भी यहाँ की जो जनता है जबरेड़ा की विधायक बना देती है, तो महक सिंह कहाँ रहेंगे? जनता के बीच रहेंगे या फिर विधानसभा में रहेंगे? देखिए, मैं 2015 से लगातार मैं अपने घर परिवार को छोड़कर जनता के बीच में हूँ। मैं अपने परिवार को इतना समय नहीं देता हूँ जितना मैं समाज को देता हूँ। और एक जमीन पर संघर्ष करके तैयार हुआ व्यक्ति समाज को नहीं छोड़ सकता है। ठीक है। उसके अंदर ये कीड़ा रहता है समाज में काम करने में। मैं कोई पैराशूट से चलकर आया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे नेता के द्वारा बड़ा ही संघर्ष करके मुझे तैयार किया गया और मैं अपने नेता के बताए गए, उनके आदेशानुसार, उनके बताए गए मार्ग पर चलता हूँ, उनके बताए गए कार्य करता हूँ। ठीक है। और कभी भी अपने नेता को आज तक किसी भी मामले को लेकर मैंने निराश नहीं किया है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में जो साथी तैयार किए जा रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मूवमेंट के लोग हैं। वो मिशन और विचारधारा के लोग हैं। वो चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधारा आगे बढ़े। तो इसलिए ये तो मुश्किल होगा कि मैं जनता को छोड़कर और विधानसभा में देहरादून में रहूं। मैं जनता के बीच में रहूं। झबरेड़ा की बात करें, 2022 भी चुनाव वहाँ से लड़ा गया था भीम आर्मी के द्वारा। जितेंद्र प्रमुख वहाँ पर चेहरा रहे थे। 4700 वोट मिले थे जी। अब क्या देखते हैं कितने वोट ले रहे हैं 2022 में और 2027 में? 5 साल का अंतराल है। बिल्कुल, हर 5 साल में चुनाव होना है तो 5 साल का अंतराल रहेगा। तो काम करने का मौका भी मिला होगा हम लोगों को। वो अचानक से हमारी पार्टी में आए, चुनाव लड़ा, उनका सम्मान करते हैं। जितना उन्होंने जनता के बीच में संघर्ष किया, जितना उन्होंने काम किया, उतना उन्हें सम्मान मिला। कहीं कहीं हमें देखने को ये भी मिला कि वो प्रमुख रहे और लोगों का काम नहीं कर पाए। ये हमें जनता के बीच में जाकर पता चला, सुनने को मिला। वो अचानक आए, टिकट लिया, चुनाव लड़े और फिर भाजपा में चले गए। ये तो राजनीतिक लोगों की अपनी व्यक्तिगत वो है कि भाई कौन कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। ये तो अपना व्यक्तिगत वो है कि भाई आदमी को जहाँ लगता है, ये स्वार्थी लोगों की पहचान है। एक चर्चा और भी है क्षेत्र के अंदर कि भाई महक सिंह भाई जितना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे उतना भाजपा को मौका मिलने वाला है जीतने का। कांग्रेस से पहले भाजपा को हराऊंगा। याद रखना, मेरा किसी से आज तक कोई बैर विरोध नहीं है। मुझे सभी लोग बहुत सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। हर व्यक्ति मुझे अपने घर बुलाता है। और रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का प्रत्याशी जो भी कोई होगा, मुझे नहीं पता है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस की भी नहीं तो हुई है। हो सकता है भाई सिटिंग विधायक का भी टिकट कट जाए। भाजपा में कट सकता है तो हो सकता है कांग्रेस में कट जाए। हाँ, हो सकता है।
लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे लड़ने से किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं वहाँ जनता का प्यार सम्मान लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ चुनाव जीतकर उनके अधिकारों की बात को विधानसभा के अंदर मजबूती से रखने के लिए जा रहा हूँ और मैं किसी भी प्रकार से कमज़ोर पड़ने वाला नहीं। 3 प्रकरण हुए हैं हरिद्वार जिले में पीछे कुछ पहले। सांदर साहब प्रकरण, उसमें आप दिखाई दिए। सोलपुर गाड़ा मध्यपुर प्रकरण, उसमें आप दिखाई दिए। बेल्डा प्रकरण में आप दिखाई नहीं दिए। बेल्डा प्रकरण जब हुआ मैं नोएडा में था। हमारा 2 दिवसीय कोर कमेटी का कैडर कैंप था। मैं अपनी कमेटी का सदस्य हूँ, कोर कमेटी का, और मैंने अपने साथियों को फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, हमारे जिला अध्यक्ष, जब वहाँ पर मुकदमे हुए, कम से कम 20-22 लड़के मेरे ही संगठन के हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं 307 जैसी धाराओं में, और उस समय मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि काश मैं बेल्डा प्रकरण में उस टाइम हमारा 2 दिवसीय कैडर ना होता। सारी व्यवस्थाएं पार्टी के द्वारा की गई, हॉल बुक किया गया, पार्टी के व्यक्ति के रहने की, खाने की सुविधाएं वहाँ पर की गई, तो सारी चीज़ें छोड़कर व्यक्ति 2 दिन के लिए कैडर पर गया है तो नहीं पॉसिबल नहीं होता है। मैंने अपने साथियों को यहाँ पर लगाया, अपने साथियों को भेजा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस रहेगा इस बात का कि बेल्डा प्रकरण जब हुआ मेरे लोगों के साथ में प्रशासन के द्वारा जिस तरह का व्यवहार किया गया वो सरासर गलत था। और अगर काश मैं यहाँ उस टाइम मौजूद होता तो अपने साथियों को और समाज के जिम्मेदार लोगों को, समाज के नौजवान साथियों को समय रहते समझा पाता, तो आज हमें इतनी परेशानियों का सामना करना ना पड़ता कि आज हम लोग मुकदमे झेल रहे हैं। हम लोगों को किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल पाया है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी प्रमोद की मां को बुलाकर जो है सांत्वना दी थी कि हम आपको न्याय देंगे, आज तक कोई न्याय नहीं मिला। आपके सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि अब तक न्याय मिला, तो उस न्याय के लिए क्या लड़ाई चली जाएगी? देखिए, बेल्डा प्रकरण में से संबंधित आज भी जितने लोग उसमें सक्रिय थे, आज भी वो सक्रिय हैं, आज भी उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और प्रशासनिक शासनिक तौर पर कहीं भी कोई भी बात रखने की समय आता है तो समय समय पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बेल्डा प्रकरण में जितने लोगों पर मुकदमे किए गए हैं या जितने लोग उसमें जेल गए हैं, सरकार के द्वारा अब तक ना तो उनके मुकदमे हटाए गए हैं और ना किसी प्रकार की कोई राहत सरकार के द्वारा दी गई है। तो मुझे लगता है कि हमें सरकार से उम्मीद छोड़कर अब बेल्डा के लिए एक बड़े स्तर से तैयार होना चाहिए। कम शब्दों में एक आपसे आंसर और लेना चाहूँगा। 2018 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया था भाई चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, और उस आह्वान को सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई भी दिया गया था। लेकिन उस वक्त जिन युवाओं पे, जिन लोगों पर मुकदमे हुए थे, क्या वो निपट गए या वापस हुए? क्या रहा उस प्रकरण का आज तक? क्योंकि जनता ये भी तो जानना चाहिए ना भाई, जब भीम आर्मी ने जब एक आह्वान किया तो एक बच्चा तक भी सड़कों पर था। भारत बंद का आह्वान पर भारत बंद करने का एक अच्छा खासा दिखाई दिया था, लेकिन जो उस वक्त मुकदमे हुए थे क्या वापस हुए या खत्म हुए? जो SC/ST एक्ट को लेकर 2 अप्रैल में भारत बंद हुआ था, वो किसी संगठन, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दी गई कॉल नहीं थी। उसका किसी को पता ही नहीं था कि कॉल किसने की है। उसमें सभी लोगों ने एकजुट होकर लड़ाई को लड़ा, और जब समाज एकजुट होकर लड़ाई को लड़ता है तो सरकार हो सामने कोई भी हो झुका देती है। और सरकार को उस टाइम झुकना पड़ा, अपना स्टेटमेंट और अपना जो निर्णय इन लोगों ने लिया था उसे वापस लेना पड़ा। उसमें जितने लोगों पर मुकदमे हुए हैं, जितने लोग जेल गए हैं, अब तक सरकार के द्वारा कोई किसी भी प्रकार से उन लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उस मामले में मुकदमे किए गए, लाठियाचार्ज की गई, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई, तो हमारे लोगों को भी समझना चाहिए कि सरकार चाहे कांग्रेस की आ जाए, सरकार चाहे भाजपा की आ जाए, कोई आपके हित की सरकार नहीं है। आज चुनाव आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन गए हैं, तो क्या उन मुकदमों को लेकर आज कोई आवाज़ उठ रही है या कल विधायक आप बनते हैं, क्या उन मुकदमों को लेकर झपरेड़ा विधानसभा या फिर रुड़की क्षेत्र की जनता के, तहसील के, क्या आवाज़ उठाई जाएगी? उन मुकदमों को बात की जाएगी? प्रत्येक उस मुद्दे पर बात की जाएगी जो समाज हित में हो। अगर समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी देकर मुझे आगे बढ़ाया है कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है और ये हमारी बात रखेगा,
और मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से ना निभाऊं, लोगों की बात ना करूं, तो मैं गैर जिम्मेदार व्यक्ति हूं। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं तो मैं बेबाकी से उस बात को रखूंगा। मैं किसी भी बात से पीछे नहीं हटूंगा। जब मैं सड़क पर बोल सकता हूं तो मैं विधानसभा में भी बोल सकता हूं। बातें बहुत लंबी हो जाएगी झबरेड़ा विधानसभा की जनता से, क्योंकि वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? झबरेड़ा विधानसभा की जनता के साथ साथ में मैं तो सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि फील्ड कोई सा भी हो, आप लोग संघर्ष करते रहें। संघर्ष का दौर है, कामयाबी ज़रूर मिलेगी आप लोगों के आशीर्वाद से। आप लोग संघर्ष करते रहें, मेहनत करते रहें, और मेरी भी ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे सभी साथी सपोर्ट करें और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के इस कारवा से जुड़कर इस कारवा को आगे बढ़ाएं। तो जितने भी साथी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं यूके भारत के, वो किस तरह से अपनी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जिस तरह से बेबाक होकर के महक सिंह भाई ने हर सवाल का जवाब दिया, उनको किस तरह से आप देखते हैं, और झबरेड़ा विधानसभा की जनता किस तरह से देखती है आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को, उसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। जिन साथी देख रहे हैं वो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।